नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम जिसका नाम हमने आपके रूबरू रखा है। यानी जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं उस प्रोग्राम का नाम अब आपके रूबरू है। आर्टिकल 370 यानी धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाना और उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांटने का जो फैसला केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, वो खबरें तो आपके सामने बहुत कुछ आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार जो आरएसएस, बीजेपी और इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ही नज़दीक से समझने वाले अनीस अहमद खान साहब मेरे साथ हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको ये बताएंगे आखिर इस सब के पीछे क्या है, क्यों ऐसा किया गया है और आगे आने वाले आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक आगे आने वाला प्रोग्राम क्या है, ये समझना मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें ये जानना ही चाहिए कि हमारे देश में, हमारे आसपास आखिर क्या हो रहा है। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका, और आप हमारे साथ अक्सर हमारे साथ टाइम दे देते हैं, हम इसका बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, अपने जो दर्शक हैं उनको मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में बताएं कि ये जो आर्टिकल 370 का ये मसला, जबकि अभी कुछ ही महीने पहले ये सरकार बनी है, दूसरी बार आई है और बहुमत के साथ आई है, जिसे प्रचंड बहुमत कहा जा रहा है, इसके बाद और इतनी तेज़ी से जिसका ना तो कश्मीरियों को, ना देश की जो पार्टियां हैं उनके साथ कोई डिबेट नहीं हुई, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपके सबके सामने हैं। आप ये बताइए कि ये जो आरएसएस की, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो इस सब के करने की मंशा आखिर क्या थी? भाई काज़मी साहब, ये तो सब टीवी पे देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे फौज लगाएगी, क्या हुआ बिहाइंड द कर्टेन, क्या चीज़ है। ये तो जाहिर सी बात है, इनका पूरा का पूरा जो आरएसएस का, मैं मोदी जी को नहीं कहता हूँ, ना किसी बीजेपी को कहता हूँ, आरएसएस का एजेंडा इसके पीछे काम कर रहा है। ये बड़ी पुरानी है कि जिस तरीके से आरएसएस का हिंदी हिंदुस्तान की बात करते थे वो, और मुसलमानों को और ईसाइयों को यहाँ पे नेशनलिटी की बात भी नहीं करते थे, नेशनलिटी भी नहीं होना चाहिए। और तो उनकी आँख में हरदम एक कश्मीर खटकता है, क्योंकि ये जाने कैसे उनको पता है, कहते हैं कि ये मुस्लिम स्टेट है, कि जबकि वहाँ 64 और 60% ही मुसलमान हैं, बाकी दूसरे ट्राइब के लोग हैं। अगर अब थोड़ा ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि बुद्धिस्ट वहाँ से अलग कर दिए गए, उन्होंने लद्दाख को अलग कर दिया, तो उसके बाद कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन इतना ही तकरीबन पड़ता था जम्मू कश्मीर को मिला के ये इनकी वो थी। हाँ। वहाँ पे जो आबादी हो मुस्लिम उनका था 1 करोड़ समथिंग, तो वैसे भी पूरे JNK की आबादी है 62 है, कितनी इतनी ही है उनकी आबादी। अब इनका जो प्लान है सीधा कश्मीर को किस तरीके से, हालांकि 370 इनका मकसद, सिर्फ 2 मकसद थे। एक तो जो मुसलमानों को ज़रा नीचे ले जाना, जो उनके चीज़ है, यानी इसको देखिए कि जैसे 3 तलाक के बाद 370 को ये पूरे, अगर आप जाएं पब्लिक में जाएं तो वहाँ ये हो रहा है कि मुसलमानों का हक ख़त्म हो गया, हालांकि कश्मीर का हुआ है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि जिस दिन ये हुआ, फैसले का ऐलान हुआ, उस दिन मुल्क भर में बहुत सी जगहों पर मुस्लिम आबादियों के चारों तरफ बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई, जबकि मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं था। लेकिन ये एक अजीब सी सूरत है कि सभी मुल्क के सभी मुसलमानों को एक तरह से एलिनिएट करने की कश्मीरी मान लिया गया। कि हालांकि आप अगर देखें तो कश्मीर में जो घटता है, तो वहाँ अपने जो यहाँ के मुसलमान हैं, दिल्ली के, यूपी के, इनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है, सिर्फ बातचीत के लेवल पे। ये नहीं होता कि वहाँ पे अगर कत्लेआम या आतंकवाद का कुछ हुआ तो यहाँ पे हंगामा हो रहा है, जैसे बिहार में हो जाए तो दिल्ली तक उसकी धमक आती है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ तो एक तो रेगुलर फीचर था, एक ये था। तो इस तरीके से कट डाउन करने के लिए इसके बाद
जो एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जो मेरी काफ़ी लोगों से बात करने के बाद हुई, वो ख़ास तौर पे जो आरएसएस को बड़े क्लोजली वॉच करते हैं कि अब इनका जो प्रोग्राम है वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, हर 5 कश्मीरी के ऊपर एक फौज है। अगर उसका हिसाब लगाया जाए कि 80,000 से भी ज़्यादा पैरामिलिट्री के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और 1 करोड़ समथिंग है, तो इसका मतलब कि 5-6 के ऊपर एक मिलिट्री वाला, 5-6 के ऊपर एक फौजी बैठा हुआ है। लेकिन अब इनका ये है कि अगर हो सकता है शुरू भी हो गया हो कि ये अब आरएसएस के जो स्वयं सेवक हैं उसके अंदर फिल्ट्रेट करेंगे कश्मीर के अंदर, और वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जगह जगह जाके अपनी शाखाएं को शुरू करेंगे और इनके फेवर में, जो बीजेपी है आरएसएस के फेवर में एक माहौल क्रिएट करेंगे, जिसको ये कहेंगे राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये बात जो हुई है, ये अगला जो चुनाव आ रहा है 2020 का चुनाव आ रहे हैं पार्लियामेंट के, उसके लिए पूरा किया गया। अब ये रुक जाएंगे क्योंकि इसके बाद आएगा, यानी इसका नेशनलिज्म से या किसी चीज से कोई लेना देना इनका किसी चीज कभी किसी बात का नेशनलिज्म से नहीं रहा है। यानी जैसे कि 3 तलाक के बाद इन्होंने ये मारा, अब ये चुप हो जाएंगे। अब आएगा कॉमन सिविल कोड और आखिर में आएगा राम मंदिर का है जो धमाका करेंगे वो जीतने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस का एक 500-550 का प्रचारक एकदम से वहाँ के अंदर झोंक देंगे। क्योंकि आरएसएस के आदमी में एक खासियत होती है, इन्हें जो ट्रेन करते हैं उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें आसाम के फलानी जगह जाना है या नागालैंड जाना है, वो उठता है और चल देता है। और वहाँ पे उसका जाने कैसे इंतज़ाम होता है, रहने खाने पीने सब चीज़ का, ये इन लोगों की बहुत अच्छा एक वो है। एक आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल वो है, अगर आप पढ़ें तो आपको देखेंगे कि एक आरएसएस का आदमी, अब इन्होंने जैसे नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस फैला के और तमाम जो उनके जो क्रिश्चियन या उनके जो मुकामी देवी देवता हैं उनको पूरा का पूरा उन्होंने हिंदू देवी देवताओं में परिवर्तन करना शुरू कर दिए। एक मणिपुर में एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसको वो लोग पूजते थे, उन्होंने कह दिया कि शिवलिंग है। अब वो शिवलिंग की तरह से पूजा जाने लगा, जबकि वो शिवलिंग नहीं थी। इस तरीके से कई चीज़ करते। यही इनका फार्मूला जो है वो कश्मीर में है कि कश्मीर में आरएसएस के लोगों को भेज के जगह जगह और उसको आरएसएस यानी वहाँ पे एक हिंदुत्व नहीं, एक क्या भावना पैदा करके ये उस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया जाए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कश्मीरियों को एक तरह से प्रताड़ित करके, एक तरह से सेंस ऑफ डिफीट भी उनके अंदर पैदा करके, चूँकि वो अब तक अपने तरीके से कहते थे कि हम अपना फ़ैसला खुद करना है, वो यूनाइटेड नेशन की बात करते थे कि यूनाइटेड नेशन में पेंडिंग है मसला, डिस्प्यूटेड है, ये भी कहा जाता था पाकिस्तान की तरफ से भी और दूसरे तरीक़ों से भी, और ये डिमांड करते रहते थे कि हमें अपने फ़ैसले खुद लेने की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए और हम एक तरह से सॉवरेंटी वो चाहते थे। भारत के साथ रहते हुए भी सॉवरेंटी चाहते थे और कुछ लोग थे उसमें जो अलग होने की बात करते थे। तो उनमें जो एक सेंस ऑफ डिफीट, हारने की जो एहसास पैदा हुआ है, उसके बाद वो उनका इतना परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन के वो आरएसएस के हिमायती हो जाएंगे, समर्थक हो जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? भाई एक बात है कि अभी ये लोग सोच रहे हैं ऐसा, क्या होता है वो तो कर्फ्यू खुलने के बाद पता लगेगा। हाँ। ये इन लोगों की स्ट्रेटजी होती है, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी नॉर्थ ईस्ट की मैंने बात की, उन्होंने पहले आरएसएस को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग जाने लगे, आसाम में भी गए, उन्होंने जिताया, बाकी त्रिपुरा तक भी है, केरल में है। केरल में तो आप देखिए कि बहुत पूरी तरीके से आरएसएस एक्टिव है जगह जगह। इसी तरीके का इनकी सोच ऐसी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो है कि जो आरएसएस है बीजेपी की, उसकी इतनी खोखली सोच है कि वो अपने आगे नहीं देखता, वो हिंदुस्तान करके पूरे विश्व में राज करना चाहता है। उससे ज़्यादा तो अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये तो सबसे बड़ा हिंदू है, क्योंकि उसने एलजबरा से लेके मैथमेटिक्स से लेके उसने सब कहा कि सब भारत की भूमि पर पैदा हुए। उसकी आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, आप उसकी कौन सी किताब पढ़ ली पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने सब चीज़ का ओरिजिन
इंडिया बताया है। इन्होंने अब बताया, उन्होंने बहुत पहले बता दिया है। अब वो बात अलग है, वो अंग्रेजी में लिखी हुई है और ये नहीं पढ़ते हैं और आज नेहरू को इतना बुरा कहते हैं। तो ये इनकी सोच है। हाँ। ये इनकी सोच है। अब कितनी खतरनाक है वो आप देख लीजिए। अब खास बात यह है कि जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस से मुल्क भर के मुसलमानों के शहरों, बस्तियों, महलों को जिस तरह से घेरा गया, एक तरह से प्रोवोकेशन लगता था। प्रोवोकेशन, बिल्कुल एक खौफ, प्रोवोकेशन। ऐसी हालत में आम मुसलमान या माइनॉरिटीज़ के लोग, ये कहा जा सकता है जनरली, वो किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि किसी भी नई परेशानी में वो ना उलझें। अगर आप उनकी पॉलिसी देखें, आरएसएस की, डिमोरलाइज करके किसी को आगे बढ़ने की बातें करते हैं। ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी को, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, बेसिकली इनका फर्स्ट पहले मुसलमान आते हैं, बाद में दूसरे लोग आते हैं। क्रिश्चियन का तो इनको पता नहीं चलता है, और वो क्रिश्चियन अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनके ऊपर भी असर नहीं, वो भी करते हैं ये लोग। तो छत्तीसगढ़ वगैरह में जाइए, पीटना, मारना, उनके चर्चेस जलाना, सारी चीज़ चलती। लेकिन सबसे बड़ी चूँकि 14% है, क्रिश्चियन तो बहुत कम है। तो ये मुसलमानों को डिमोरलाइज, किस तरीके से डिमोरलाइज करें, उसका हम नतीजा देखते हैं। कई जगह हो गया ऐसा कि मुसलमान कहता भाई छोड़ो यार, अब जो हो रहा है वो देखा जाएगा। लेकिन ये भी बात है कि ये स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं, जैसे ही हाथ हटेगा ये मुंह में लगेगी, ये आँख फोड़ेगी, कुछ होगी। वो कश्मीर में आप देखेंगे मुसलमानों में भी रेजेंटमेंट बढ़ रहा है इनका। 3 तलाक का मुद्दा ले आए, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा ले आए। आप देखिए, अगर पूरी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की देगी जो अभी तक हुई है राम मंदिर के जमाने के टाइम पे, जजेस एक किस्म से मजाक सा उड़ रहा है वहाँ पे कि आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कोई पैदा हो गया, जीसस पैदा हुए बेथलेहम में। कोई किसी ने दावा किया है, किस रास्ते से आते थे, किस रास्ते से जाते थे आप मंदिर। तो इस तरीके से सवाल पूछना सुप्रीम कोर्ट का, पूछना कि उसको भी यकीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, और ये कह रहा है कि साहब हमारे कागजात तो एक डाका पड़ा था 80s में, उसमें चले गए सारे के सारे। इस तरीके की लेम बातें कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत भटके हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लेम बातें जो आप कह रहे हैं, बेबुनियाद बातें, हो सकता है इसी को बहुत मजबूत बुनियाद बना करके आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल किया जाता है और माहौल अपने हक में बनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें भी एक असर। काज़मी साहब बड़ा क्या दिए, विश्वास करते हैं लोग बाग, इन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। उनके विश्वास, अगर विश्वास न कर रहे होते तो आज जो जगह जगह हुआ है, ये हाथी को भी दूध पिला देते, गणेश को तो दूध पिलाए नहीं है। ये पब्लिसिटी जो करते हैं, अब यहाँ से वहाँ तक फैल जाती है। आप देखिए कि जिस तरीके से इनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत तगड़ी होती है। इन्होंने गुजरात के चुनाव में इस तरीके से किया था कि अगर जीत गए तो मियाँ यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो अपने वो हैं अहमद पटेल साहब, और फिर आपके औरतों को उठा के ले जाएंगे मियाँ यहाँ से पाकिस्तान, इस तरीके से। और वो प्रोपेगेंडा चला। ये खबर उसके रिपोर्टर ने दी, आपके वायर के रिपोर्टर ने दी ये खबर, किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते, और लोगों को विश्वास आता है। यही तो हिंदुस्तान है। तो आपने देखा है कि आर्टिकल 370 के बाद क्या होने वाला है, ये अनीस साहब ने बताया। लेकिन मैं आपको एक अपना तजर्बा बताऊं। एक टेलीविज़न के एक बहुत बड़े आदमी के पास, एक चैनल के पास में बैठा था, और उसने कहा कि भाई कोई सीरियस खबरें तो कोई देखना नहीं चाहता। तो एक कैमरामैन ने बड़ी दिलचस्प कहानी बताई, और वो ये कि मुझे सुबह सुबह जो है प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, और उसने कहा कि फ़लाँ मंदिर में चले जाओ, और वहाँ जा कर के वो मूर्ति के चारों तरफ सांप को घुमाएगा और दूध पिलाएगा, आप उसकी वीडियो ले आओ और हम उसे पूरे दिन चलाएंगे। तो ये अंधविश्वास फैलाने के लिए हमारा मीडिया भी इस तरह से कर रहा है। और वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ देखी जाती है लोगों में जो पसंद है, हम उसी को दिखाते हैं। तो सही जर्नलिज्म तो रही नहीं। अब जब सही जर्नलिज्म नहीं रही तो जागरूक नागरिक कैसे बनेगा? तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा लंबी बहस है, मैं उसमें अब नहीं जाता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।